तो स्टूडेंट हम आज आपके लिए फिर से एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं सर सी वीरमन टैलेंट सर्च टेस्ट का। इसमें आज हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर यह बहुत ही काम का वीडियो होने जा रहा है। ओके, तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा और जल्दी से उन्हें शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आप सभी को पता है कि आज 31 तारीख हो चुका है, मतलब कि सर सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का फॉर्म भरने का डेट 30 तारीख तक था, तो वो अब बंद हो चुका है। हो सकता है यह वीडियो आप 1 तारीख या 2 तारीख को देखेंगे, क्योंकि हो सकता है यह आज अपलोड ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? तो 1972 से 1973 के बीच किया गया था। ओके, एक और बात बता दें कि जो बच्चे एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे डरे नहीं, क्योंकि उनका भी जो है क्लास चलती होगा, क्योंकि सर सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी कर बच्चों को तैयारी कराने के लिए बहुत कम समय है, इसलिए थोड़ा उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वो डरे नहीं, उनका भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। एक दिन में एक क्लास नहीं होगा तो 4 क्लास करके ख़त्म करेंगे आखिर हम सिलेबस, वो हमारा काम है, आप उसकी चिंता मत करिएगा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जेनर, एर्नोल्ड रोश। किन्होंने की? जल्दी से बताइएगा। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा वह धातु है जिसका अगर विद्युत लेपन किसी दूसरे धातु पर चढ़ाएंगे तो उसका चमक को हम बढ़ा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम। या तो सही ऑप्शन या आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो क्रोमियम धातु का जब हम परत लगाते हैं तो उसका चमक को हम बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्रोमियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। संचारीय रोग के मुख्य कारक हैं तो चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी और घरेलू मक्खी। तो सबसे ज़्यादा ना हम लोगों के घर में कौन सा पाया जाता है? घरेलू मक्खी, इसलिए संचारी रोग का मुख्य वाहक घरेलू मक्खी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी को फिर से एक और बात बता देना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं या एनसीईआरटी की बुक से तैयारी करते हैं तो वो उसका भी हम लोग क्लास का अब से करवा रहे हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक का कवर करेंगे और बिहार बोर्ड 6 से 10 तक का जो है फुल कोर्स 6 सब्जेक्ट होता है ना, 6 पढ़ाएंगे। टोटल 6 सब्जेक्ट होता है, वो सभी पढ़ाएंगे हम। निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज का मतलब क्या होता है? देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है जरायुज का मतलब क्या होता है। तो वीवी पैरस होता है, वे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो मनुष्य है, मनुष्य ही बच्चों को जन्म देता है। मुर्गी, कौवा, बत्तख, चिड़िया है, चिड़िया अंडे देते हैं, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखने से पहले जो आप सभी कमेंट बॉक्स में पिछला वीडियो कैसा था उसका ज़रा कमेंट करके बताइए कि पिछला वीडियो आपको कैसा लगा। उससे आपने कुछ नया सीखा तो लिखिएगा कि हाँ हमने नया सीखा। और अगर आप किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और अपना नाम और क्लास कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो ले आए। क्योंकि क्लास 11th और 12th के बच्चे कम है, इसलिए हम उनका वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। तो वे बच्चे जो कमेंट ज़रूर करें। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल होता है? तो जब मौसम शुष्क होता है तो उसमें जब हम बालों को कंघी करते हैं तो हमारे बाल बिखर जाते हैं। तो इसका कौन सा बल का कारण होता है? तो गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो इसके लिए जो उत्तरदायी बल होता है ना, स्थिर वैद्युत बल होता है। तो स्थिर वैद्युत बल ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ओके, जो पिछला जो वीडियो था हमने उसका जो PDF दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाइए उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। तो किस में होता है? तो अमीबा जो होता है ना उसमें द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फूलों, फलों एवं सब्जियों का
बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। हाँ, वो जो ऑप्शन है ना, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे हमने टिक लगा दी है ताकि जो है आपको अगर वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वॉइस क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होता है, वीडियो क्वालिटी ख़राब होने के कारण नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए टिक लगा दिया है क्वेश्चंस में। हो सकता है यह पेपर आपको धुंधला दिख रहा होगा, इसलिए हमने क्वेश्चंस के ऊपर टिक, आंसर के ऊपर टिक लगा दिया है ताकि आपको पता चले। ध्वनि की प्रबलता के ऊपर छूट गया है क्वेश्चन। फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तारत्व, आयाम, शोर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की प्रबलता होती है तो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने जो था पिछले वीडियो में बोला था कि हम जो क्वेश्चंस पे कुछ बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो उसका जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपको घुमाएगा क्वेश्चन में, आपको ऊपर नीचे पूरा घुमाएगा, फिर आंसर आपको देना होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो का जल्दी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सून। बस आपको सून टाइप कर देना, हम समझ जाएंगे कि आपको जल्दी वीडियो चाहिए। तो कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम, पारा। तो श्वेत फास्फोरस होगा इसका सही आंसर, क्योंकि देखिए पहले जो माचिस का तीली होता था उस पर श्वेत फास्फोरस लगा था तो वो ऐसे ही रख दिया जाता था तो उसमें आग लग जाती थी। अब जो आता है उस पर लाल फास्फोरस होता है, तो लाल फास्फोरस सही आंसर हो जाएगा। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। तो मतलब चालक विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका विलयन का जो रंग होता है ना वो बदल जाता है, तो किस कारण से होता है? देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का त्वरित प्रभाव। तो ये जो होता है ना विद्युत धारा के उस रासायनिक प्रभाव के कारण होता है, नोट कर लीजिएगा। ओके, नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चंस को। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था बारबी, चार्ली, डॉली, सिम्बिया। तो उसका नाम था डॉली। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक था ना, इस पर हमने पहले वीडियो बना दिया था, सेम टू सेम 12 क्वेश्चन से। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको इन सभी का आंसर पता होगा। अब चलिए न्यू क्वेश्चन आएगा। आप देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संपरिक्षित्र की जांच के लिए नहीं किया जाता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, विद्युत बल्ब, विद्युत स्त्री, चुंबकीय सुई। किसका? जल्दी से आंसर बोलिएगा। तो विद्युत स्त्री का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें जो है ना आपको नहीं मिलेगा टिक मारा हुआ, क्योंकि जो ऊपर वाला था उसमें थोड़ा धुंधला हो गया था। तो स्टूडेंट्स अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? हवा, हीरा, सीसा, जल। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? कमेंट करिएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है जल्दी से बताइएगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, नोट कर दीजिएगा। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। कितनी होती है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्पण है जिसका हम लोग दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं? मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो नाई लोग होते हैं और जो शेविंग करते हैं खुद ही से वे लोग।
तो देखिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसको f से दिखाते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं। तो दोनों के बीच क्या संबंध होता है? तो f बराबर r, f बराबर 2r, f बराबर r/2, f बराबर 4r। देखिए इसमें से मात्र 2 ही क्वेश्चन सही होगा, दो ऑप्शन एक ही सही है। तो जल्दी से आप बताइए। f बराबर r हो नहीं सकता है, f r से बड़ा भी नहीं हो सकता है और f r से इतना बड़ा भी नहीं हो सकता। तो f बराबर r/2 वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? या मैं इसे स्क्रॉल कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल दोनों बाइफोकल लेंस किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? याद रखिएगा, हमने ऊपर 2 क्वेश्चन आपको दिया था। एक और क्वेश्चन कौन सा हमने आपको दिया था हमने ये क्वेश्चन नंबर 16, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। और एक और क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल अवतल दोनों या बाईफोकल लेंस। इन दोनों का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आंसर देना होगा तो कैसे दीजिएगा? क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, ऐसा 16 होगा 16, इसके आगे यहाँ पे डॉट करके जो भी ऑप्शन नंबर होगा A B C वो दे दीजिएगा। ओके, ऐसे ही आपको 19 का भी क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को फिलहाल देखते हैं। तो वह क्या है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का विक्षेपण में क्या होता है? प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बनता है, तो उसमें 7 रंग विभक्त होते हैं। परावर्तन में सभी रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब ऐसे आया उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सही आंसर होगा इसका। यहाँ पे थोड़ा धुंधला टाइप सा आ गया है, पर मैं आपको बोल के समझाता हूँ, 2-3 बार मैं बोल दूँगा। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। यहाँ पे खाली स्थान है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो एक सेल से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा विद्युत वाहक बल की तुलना में कितना गुना हो जाता है? उसका अधिक हो जाता है, उससे कम हो जाता है, दुगना हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊपर थोड़ा क्वेश्चन चल गया, ऊपर चलते हैं। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्योंकि ये धुंधला टाइप से है थोड़ा। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। विद्युत वाहक बल की तुलना में विभवांतर का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोधकों को कैसा जोड़ा जाना चाहिए? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या समांतर श्रेणी क्रम दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ये याद रखिएगा, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास में आपको इसको पढ़ना है। इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम है। ये थोड़ा कंपटीशन का एग्जाम, इसलिए थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में दिया है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर देंगे। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी वो दो ज्वाइन कर लेंगे और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेंगे। ओके, जितना भी आपसे PDF नोट्स होगा वो सब आपको अब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और डेली अपडेट्स जो है, जो कहाँ पे मिलेगा आपको? व्हाट्सएप चैनल पे। और जो भी टेस्ट होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में होगी।
ओके, तो इसलिए आप सभी तीनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है हमारा नेक्स्ट। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षर का प्रयोग होता है वह है, मैं फिर इसको ऊपर कर लेता हूँ, आप सभी को अच्छे से दिखा। मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षर का प्रयोग होता है वह है, तो किस क्षर का प्रयोग होता है जल्दी से बताइएगा। मतलब जिस क्षर से हम विद्युत चुंबक बनाते हैं वो क्या होता है, तांबा होता है, नरम लोहा होता है, इस्पात होता है, इनमें से कोई नहीं। तांबा का तो पहली बात देखिए कि उसका चुंबक बनता ही नहीं है। इस्पात क्या होता है, तो स्टील होता है, स्टील। इनमें से कोई नहीं ही है एक, और एक नरम लोहा, तो नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी नोट करिएगा, नरम लोहा। क्या आंसर हो जाएगा, नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये जो विंड व्हील होता है, ये विंड व्हील ऐसे करके ऐसे कर, ये जो विंड व्हील होता है जिससे बिजली बनती है, इसमें जो है ना ये कितना रफ्तार से कम घूमना चाहिए ताकि बिजली बने। तो 150 से किलोमीटर प्रति घंटा, या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल्दी से बताइए। देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटा नचेगा ना तो ये बहुत स्पीड हो जाएगा, तो इतने से काम नहीं, तो ये टूट जाएगा। ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा भी कम ही है, बहुत कम है। 12 से 14 इस पर भी नहीं बनता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा पे जो विंड व्हील जो होता है ना, जब वो घूमेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तब जो है उसका जनित्र काम करता है और विद्युत ऊर्जा बनाता है। सेल विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह क्या है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल या इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर है, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा जल्दी से आप सभी। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए कितने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 25। ये आपके लिए क्या है, ये आपका होमवर्क है। आप तीनों इसका आंसर अभी के अभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कहीं से भी खोज कर लाइए, पर इसका आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सभी इस वीडियो से तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा वीडियो आप सभी के लिए बनाऊँ। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। अच्छा, सबसे पहले बताइए तो आप में से किस ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने पहली बार आए चैनल पे वो भी ज़रा कमेंट करके बताएं कि क्या उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो अभी सब्सक्राइब किए हैं वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि क्या उन्होंने हमारे चैनल को शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेजा था, दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास, कि हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है। ज़रा यस और नो लिखिएगा। तो शेयर आपको क्या करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, एंड ये सब्सक्राइब टाइप कर देना है कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आधार से दूर, आधार की ओर। तो किस तरफ की ओर मोड़ेगा, मतलब वायु में एक कांच का प्रिज्म रखा है तो आपतित किरण आएगा तो उसको किस ओर मोड़ेगा, तो वो हमेशा उसको आधार से ना दूर मोड़ देता है। याद रखिएगा, आधार से दूर। यहाँ पे थोड़ा नहीं दिखेगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, आधार से दूर। मैं थोड़ा यहाँ पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक रहेगा ना। एक मिनट मैं देखती हूँ कौन सा कलर अच्छा रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। उम्मीद है आप सभी को अभी अच्छे से दिखेगा। थोड़ा मैं इसे सेट कर देता हूँ। ओके, सेट हो चुका है। अब आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा। मैं टाइप इस पर लिखूँगा तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 2Zn प्लस O2। जब ये अभी क्रिया दिया हुआ है 2Zn प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, तो बनाता है 2ZNO बनाता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है,
अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण, उपचयन। किस प्रकार का अभिक्रिया है? जब जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फाइड बनाता है तो ये किस तरह की अभिक्रिया है? जिंक ऑक्साइड बना रहा है, माफ करिएगा अगर सल्फाइड मुझसे निकल गया था। तो यह एक तरह का उपचयन अभिक्रिया है, या नोट करिएगा उपचयन। यहाँ पे रुकिए मैं फिर से टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आज धुंधला थोड़ा सा है तो नहीं भी दिख सकता है। उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो देखिए आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं ना उन्हें इस सवाल का जवाब पता होगा। शून्य समूह का, शून्य समूह होता है एक, तो उसका तत्व कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा, हीलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये Cl है। H से हाइड्रोजन को डिनोट किया जाता है, He से हीलियम, O से ऑक्सीजन और Cl से क्लोरीन को। तो इसमें जो है ना हीलियम जो है आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है, तो He द्वारा इसे डिनोट करते हैं। ऐसे लिखते कि हैं हीलियम लिखते हैं, हीलियम। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है हिंदी स्टूडेंट के, इसलिए हिंदी में मॉडल पेपर लाता हूँ। नहीं तो इंग्लिश का रहता तो मैं इंग्लिश में मॉडल पेपर लाता। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, यहाँ पे के है के जलीय विलयन में, यहाँ पे में ऊपर थोड़ा कट गया है, में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? मतलब सिंपल सा है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट है। इसमें इसका जो जलीय विलयन है एक्वस है, जलीय विलयन है। इसमें क्या मिला दिया? प्लस मेथिल ऑरेंज कर देंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? पहला है पीला, लाल, गुलाबी, हरा। कैसा कलर हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। देखिए ये इसका रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी। आगे थोड़ा आपको साफ दिखेगा तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी बात है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्लियर होंगे। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 2, 4, 8, 16। जल्दी से बताइएगा। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या है 16 है, नोट करिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और एक और बात, ये 2 किसका है? 2 होता है हीलियम का, He, हीलियम। 8 होता है ऑक्सीजन का, O2 है। आज ज़रा बताइएगा कि 4 किसका होता है, कमेंट बॉक्स में करिएगा 4 किसका होता है। आपके लिए 3 क्वेश्चन ऊपर हो गए और ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि 4 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है। इसको, ये आपका होमवर्क है। और आप सभी में से कौन किस किस क्लास के हैं ये ज़रा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम उस क्लास के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना सकें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मैक्सिमम बच्चे किस क्लास के हैं। और जब आप कमेंट करके बताते हैं ना तभी हम उसी हिसाब से हम अपना लेकर आते हैं, क्योंकि 5-6 कमेंट आते हैं तो हम उसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं। सभी कमेंट किया करिएगा। और जो, हाँ, इस वीडियो पे जो हमारा टारगेट कितना है, 250 व्यू का 250 लाइक का टारगेट है। सॉरी, व्यू तो आ ही जाता है ना। 250 लाइक का टारगेट है, आप सभी से ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी मदद ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है, वे तत्व जिनका बाहरी सेल पूर्ण भरा होता है कहलाते हैं। ये थोड़ा मैं हाई लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। ये 9th क्लास के लेवल का, ये 28 और 29 जो है ना 9th क्लास का, थोड़ा मैं हाई लेवल का लेके आ रहा हूँ क्योंकि सारे ताकि कंपटीशन का है। तो देखिए, जिनका बाहरी सेल पूरा भरा होता है ना तो उन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, उत्कृष्ट गैस है। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, खड़िया क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ओके, अब तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। तो ऑप्शन डी में है ये, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है?
और जिन बच्चों ने अब तक हमारा जो पहले का वीडियो नहीं देखा है ना, सर सी वी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पूरे प्लेलिस्ट का जो लिंक मिल जाएगा, आप पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ज़रा, क्योंकि उसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया है, बताया है, उस पर बात किया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, हम फिर से बता देते हैं कि उस पर जो है मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को घुमाएगा, और एक सैम्पल पेपर एकदम पिछले साल का एकदम ओरिजिनल सैम्पल पेपर आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो पे 250 लाइक का टारगेट पूरेगा तभी वो वीडियो आएगा। ओके, अगर 250 से कम होता है, जब इस पे 250 लाइक पूरेगा ना, तब हम आप सभी के लिए क्या लेकर आएंगे, ओरिजिनल सैम्पल पेपर, ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, इसमें से कौन एल्काइन है, CH4, C2H4, C2H2, C6H2, कौन एल्काइन है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए हम क्वेश्चंस को भी छोड़ते जा रहे हैं ताकि आप सभी प्रैक्टिस खुद से करिएगा। हम ही अगर सारा आंसर बता दें तो आप खुद से भी क्या तैयारी करिएगा, ठीक है। इसलिए आपके लिए टोटल 5 या 6 क्वेश्चन शायद हमने दे ही दिए हैं, तो आप सभी उन सब का जो है एक नोटबुक में लिखिएगा, उन सभी का आंसर लिखिएगा और हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसका नाम अनाउंस करेंगे, और उसको जो है वो जो सैम्पल पेपर होगा, अगर 250 लाइक इस वीडियो पे तो पूरा नहीं भी होगा तो भी हम उसको भेजेंगे। जो बच्चे इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, जो होमवर्क दे रहे हैं, PDF ही मिलेगा आप सभी को, PDF में ही देंगे। 4 पेज का पूरा है, जिसमें 4 पेज का है, ओके, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ओके। CH3O C2H5 का IPUAC यूपैक नाम है, तो कि इसका यूपैक नाम क्या है, देखिएगा ये CH3O C2H5, इसका यूपैक नाम क्या है, इसको यूपैक पढ़ते हैं, यूपैक याद रखिएगा। तो मेथॉक्सी एथेन प्रोपेनॉन एथिल मेथिल ईथर, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एथिल मेथिल ईथर। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। चलिए ऑप्शंस को जरा मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। सही आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए हैं, इन सभी को आपको एक पेपर में लिखना है, हमें टेलीग्राम पर भेजना है, ठीक है। अगर मान लें जितने बच्चे हमें बस होमवर्क बना के भेजेंगे, सही हो या गलत हो, हम उनको जो है सैम्पल पेपर देंगे, वो भी फ्री में। और उनका कल नाम अनाउंस होगा, वे अपना नाम, क्लास बता देंगे और किस स्कूल के हैं और किस ज़िला से देख रहे हैं, किस राज्य से, वो भी हमें भेज देंगे, ओके। बस इतना ही डिटेल चाहिए आपका, हमें नाम, ओके, ज़िला का नाम, ज़िला, आप किस क्लास में हैं वो दे दीजिएगा, ओके। स्कूल का नाम दीजिएगा ताकि आपके स्कूल के बारे में भी लोगों को पता चले, ओके। निम्न में कौन सा, ये तो हो गया, ये आपका होमवर्क था। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaZnO2 + H2। देखिए हाइड्रोजन गैस तो सब में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस सब में निकलेगा, तो सीधे तो इसमें क्या बनता है, Na2ZN2, Na2ZNO, NaZnO2 क्या बनता है, जल्दी से बताइएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करेगा ना, तो NaZnO2 बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, मतलब ये नाइट्रिक अम्ल है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, का जो अनुपात होता है ना, किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो 1:3, 3:1, 2:2, 2:3, किस अनुपात में बना के अम्लराज, इसको एक्वा रेजिया बनते हैं, इसको एक्वा रेजिया बोला जाता है,
अम्लराज को एक्वारेजिया बोला जाता है क्योंकि यह सोना तक को गला सकता है। याद रखिएगा, सोना को गला सकने वाला एकमात्र अम्ल है अम्लराज, जिसको इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनता है। और किस अनुपात में मिलाकर बनता है? तो 1:3 के अनुपात में मिलाकर बनता है। मतलब 1 नाइट्रिक अम्ल का और 3 जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परमाणु। स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? बहुत कम ही को इसका जो जवाब पता होगा कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। मेरे हिसाब से ना मात्र 2% को होगा, शायद पता 2% को पता होगा। आप ज़रा बताइएगा कि आपको पीएच वैल्यू पता था कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? 5 से 7 के बीच, 2 से 3, 7.0 से 7.8, 9.0 से 9.8। तो जो स्वस्थ शरीर का जो पीएच मान होता है ना, वह 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 7.0 से लेकर 7.8। इसको हम जो है ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? शायद ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है ना? नहीं छूटा। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो इसमें से जो 4 दिया हुआ ना, इसमें कौन कौन जल में विलय है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बेंजीन, ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज जो है ना जल में विलय है। निम्न में कौन अम्लगम है? अमलगम याद करके, अमलगम। ये अमलगम लिखा हुआ, अमलगम, वो गोंद वाला गम मत समझिएगा। तो क्या है? CuSN CuZN NaHgPbSn। कौन होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका जो मैं कहता हूँ कि बस 1% लोग बच्चों को इसकी जानकारी होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से बच्चे जो है इस होमवर्क इसका आंसर एकदम सही देंगे। ओके। और ये एक और बात से, टॉप 5 स्टूडेंट्स को ही सैम्पल पेपर मिलेगा। टॉप 5 स्टूडेंट्स को ही सैम्पल पेपर मिलेगा, जिनका आंसर सबसे ज़्यादा सही होगा और सबसे पहले जो देंगे, ओके, उनका ही। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? कौन सा धातु है जो जिंक सल्फेट का विलयन से न जिंक को विस्थापित कर सकता है? आपके लिए ऑप्शन है टाइटेनियम, प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसमें से कौन है ज़रा बताइएगा कि जिंक सल्फेट को उसके विलयन में विस्थापित कर देगा? तो कॉपर जो है ना उसके विलयन में उसी को यानी जिंक को विस्थापित कर देगा। ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। ओके। जो पिछला वीडियो का था ना PDF, उसको आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। वो हम आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल 2 अलग अलग है। ओके ना, वो ग्रुप है और एक चैनल है। चैनल पे आपको फ्री में PDF नोट्स मिलेगा। ओके, अपना अपना क्लास ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस हिसाब से जो है मैं क्वेश्चंस पे लेकर आऊँगा। ओके, इस पर 250 लाइक का टारगेट पूरा आना बिल्कुल मत भूलिएगा आप सभी। ऑक्सीजन युक्त रक्त में हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। मतलब हृदय से जो रक्त को लेकर विभिन्न भागों में शरीर के पहुंचाती हैं, तो वह रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? निलय, शिराएँ, आलिंद, धमनियाँ। उन्हें धमनियाँ बोला जाता है। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त का जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा, कोई नहीं, क्या होगा? तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। याद रखिएगा, प्लाज्मा। इसी से प्लाज्मा थेरेपी हुआ था कोरोना में। कोरोना काल आया था ना, तो प्लाज्मा थेरेपी था, मतलब सबके बॉडी से प्लाज्मा लिया जा रहा था। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो जीरोफाइटर, एंजियोस्पर्म, जमगन, इनमें से कोई नहीं। जमगन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ये गलत लिखा गया क्योंकि मुझे अच्छे से पता है जलमग्न होगा, इसके जगह पे होगा जलमग्न। जलमग्न हाइड्रोफाइटिस। तो देखिए जलमग्न हाइड्रोफाइटिस में जो है ना स्टोमाटा नहीं होता है, अनुपस्थित होता है इसमें। ये वाला नेक्स्ट वाला थोड़ा धुंधला है, इसको मैं पढ़कर और लिख के ही बता दूंगा।
पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं, यानी पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीज, फल, बीजांड, कोई नहीं। तो देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, नोट करिएगा फल। ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर इसका। ये बार बार मैसेज आ रहा है, परेशान कर रहा है ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C3COOH, C6H12O6, CH3CHO। इसका जो मेरे ख्याल से ना 40% स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता था कि नहीं। अगर हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, नई बातें अगर आपने सीखी हैं, तो कमेंट बॉक्स में गुड ज़रूर लिख दीजिएगा, गुड या थैंक्स। ओके, तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6, यहाँ पे थोड़ा हम ऊपर की तरफ लिखेंगे ताकि बड़ा बड़ा पाए, H12O6, ये थोड़ा ऊपर आ जा रहा है, O6। ओके, C6H12O6 ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी है, बी में है, इसलिए ये सही होगा। ओके, अंडोत्सर्जन का मुख्य कारण है, अंडोत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइए। एस्ट्रोजन, LH, FSH, कोई नहीं। ये हमने इंग्लिश में ही नाम दिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना इनको इंग्लिश में ही दिया जाता है। या क्या है, LH कर देगा ना तो L ऐसे ए अल्लाह, यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा के ए चा ऐसे लिख देगा, तो हमने इंग्लिश में सीधा लिख दिया क्योंकि लिखना आसान होता है। तो अंडोत्सर्जन का कारण LH होता है। 45 क्वेश्चंस हो गए हैं, 5 क्वेश्चन सब हमें और देखना है। ओके, आप सभी को उम्मीद है कि ऊपर के 45 क्वेश्चन से आपको सीखने को मिला होगा कुछ, आपने तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। रेबीज़ किस वायरस के कारण होता है? यहाँ पे रेबीज़ होगा। ओके, रेबीज़ किस वायरस के कारण होता है? यहाँ पे थोड़ा और छोटा छोटा हो गया। रेबेडो वायरस, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस, इनमें से कोई नहीं। तो रेबेडो वायरस के कारण होता है रेबीज़ रोग, रेबेडो वायरस। मैं टाइप कर लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस। और एक और बात बताइएगा, किसके किसके काटने से ये होता है? मैक्सिमम बच्चे तो पक्का बोलेंगे कि कुत्ते के काटने से होता है, और उसमें बोलेंगे ना कि पागल कुत्ते के काटने से होता है। नहीं, पागल कुत्ते के काटने से नहीं होता है भाई। पागल कुत्ता वो कुत्ता नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, सियार, ये सब होता है ना। बिल्ली के काटने से भी रेबीज रोग होता है, याद रखिएगा। बिल्ली काटे ना तो डॉक्टर के पास जाके वो कुत्ते के काटने से जो 14 इंजेक्शन लगता है ना, वो लगवाइएगा, क्योंकि बिल्ली के काटने से भी रेबीज होता है। ठीक है ना। तो होता क्या है ना कि जब इन सभी के में ये पाया जाता है, रेबडो वायरस पाया जाता है। ओके, और इसका पहचान कैसे करिएगा कि किस बिल्ली कुत्ते में जो है, क्योंकि हम सभी के आस ही पास ये सब रहते हैं। सियार, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब तो रहेंगे नहीं ना। तो देखिए पहचानने का सीधा सा तरीका है, जो कुत्ता या बिल्ली होगा ना, वो शांत सो एकदम सुस्त होगा, सुस्त हो एकदम, हमेशा बैठा रहेगा, गर्दन लटकाए रहेगा एक तरफ, तो उसको समझिए कि रेबेडो वायरस है, उसके पास मत जाइएगा, उससे दूर रहिएगा। और दूसरा पहचान है ना, एकदम इसका ठीक उल्टा, आप पर तुरंत भौंकेगा, तुरंत काटेगा, जिसको हम लोग पागल कुत्ता बोलते हैं ना, कि बात बात पर लोगों को काट लेता है, पीछे दौड़ता है काटने के लिए। तो उन सब में भी यह तो पूरा सुस्त होकर गर्दन लटकाए रहेगा एक तरफ, नहीं तो पूरा काटने के लिए हर समय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी, ये टीबी, टी और बी वाला टीबी याद रखिए, ट्यूबरक्यूलोसिस वाला। 22 मार्च, 24 मार्च, 24 अगस्त, 23 मार्च। तो देखिए विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा आप सभी इसको। मलेरिया होता है, मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। क्या है? मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम के काटने से होता है, मादा एनाफ्लीज। डेंगू किसके काटने से होता है? मादा एडिस। सिनकोना की छाल में किसकी दवा बनती है? सिनकोना एक पेड़ है, ओके ना। सिनकोना का छाल से दवा बनाया जाता है, तो किस रोग की दवा बनाया जाता है बताइएगा? पोलियो, मलेरिया, एड्स है, रेबीज। तो सिनकोना की छाल से जो है ना, किसकी बनाया जाता है?
सिनकोना की छाल से मलेरिया का बनाया जाता है, मलेरिया का दवा। चेचक होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। क्या होता है चेचक? जल्दी से बताइएगा क्या होता है। ये आखिरी क्वेश्चन है। चेचक एक वायरस है, याद रखिएगा वायरस। चेचक एक क्या है? वायरस है। वायरस के कारण होता है, मतलब कहने का मतलब यह है। क्या है? तो वो तो एक रोग है, वायरस से होता है, वायरस से होने वाला एक रोग है। ओके, 1 मिनट बैक बटन दबिए। उम्मीद है आपको ये पूरे 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको अपने क्लास में से संबंधित कोई और चैप्टर या टॉपिक से भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए लाएंगे और स्कॉलरशिप अपडेट